हम बात करेंगे बंगाल पर, जो कई वजहों से खबरों में है। किसी मंत्री को अराजक बताते हुए लेफ्ट और भाजपा प्रदर्शन करती है, कोई मंत्री खाद्यान्न घोटाले में गिरफ्तार होता है, या फिर भाजपा के कई विधायक अपना पाला बदलते हैं, टीएमसी में चले जाते हैं। जब ये सारी सुर्खियां सामने आती हैं, तब एक आम मतदाता ये जांचने लगता है चुनाव होने वाले हैं क्या। जी, 1 बरस के भीतर बंगाल में विधानसभा के नए सिरे से चुनाव होने हैं। 2021 का घमासान अभी लोगों को याद है, जो कोविड की सेकेंड वेव के दौरान हुआ था और जिसमें ममता बनर्जी ने अभूतपूर्व जीत दर्ज की थी। हालांकि खुद नंदीग्राम की सीट से वो शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार गई थी। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी का अलम थामे हुए हैं, लेकिन कई विधायक एक एक करके जा रहे हैं। ममता बनर्जी हमेशा की तरह कॉम्बेटिव मूड में है। क्या उनकी पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक है? अभिषेक बनर्जी की राजनीतिक विरासत हो या पार्टी के ओल्ड गार्ड की उसके साथ असहजता, और इन सब के बीच कभी मेडिकल कॉलेज में रेप का मामला हो, कभी सरकारी भर्तियों का मामला हो, उसको लेकर तमाम प्रदर्शन है। तो हमें लगा कि आज ठहर कर बंगाल पर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा में हमारे साथ 2 वरिष्ठ मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार मोनदीपा बनर्जी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम एक बार फिर से नेता नगरी में। नमस्ते। थैंक यू, नमस्ते। और हमारे दूसरे मेहमान हैं इंडिया टुडे से जुड़े हुए अनुपम जी। अनुपम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। मोनदीपा मैम, पहला सवाल आपसे है। यू हैव कवर्ड बंगाल पॉलिटिक्स फॉर डेकेड्स। ये चुनावी बरस होते ही हर स्टेट का पॉलिटिकल टेम्परेचर राइज पे जाने लगता है, भर्तियां निकलने लगती हैं, एलिजेंस बदलने लगते हैं। बंगाल में क्या दिख रहा है पिछले 2-3 महीने से? जी, इसके लिए तो आपको एक पूरा 1 घंटा का शो करना पड़ेगा। जी, प्लीज बताइए। इतने सारे मुद्दे आपने कहा अपने इंट्रोडक्शन में, ये तो डेफिनेटली कवर करने के लिए टाइम लगेगा। बट अगर हम इस साल के ही घटनाएं लें, तो आज का भी घटना बहुत जबरदस्त रहा। असेंबली में काफी हलचल मची, क्योंकि बीजेपी के जो एमएलएज हैं, कुछ तो सस्पेंड है, लेकिन जो थे वहां पे उनको सभी को निकाल दिया गया, और सभी निकल के गेट के सामने खड़े होके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वो फाड़ दिया उन्होंने। और ये एक चमत्कार सा एक दृश्य जो याद रहेगा बहुत लोगों को। एकदम पूरा गेट के सामने कागजों के टुकड़े ही टुकड़े। बीजेपी गुस्से में है, उनका ममता बनर्जी से लग रहा है बहुत झगड़ा। ममता बनर्जी आज असेंबली में आ गई और उन्होंने भी काफी गर्मी से बीजेपी को अटैक किया असेंबली के अंदर। उनका आना ही अचानक हो गया। सो कुछ ना कुछ लगा हुआ है। आज का जो लेटेस्ट चल रहा है वो है शुभेंदु अधिकारी, जो हमारे बीजेपी के यहाँ के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है असेंबली में। उनको तो सस्पेंड किया हुआ है असेंबली से, और उनका कुछ मंतव्य जो है उसको लेके गर्मागर्मी। एक तो उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी जब नेक्स्ट इलेक्शन में जो एमएलए जीतेंगे, वो ज्यादातर ओनली मुसलमान एमएलए जीतेंगे तृणमूल के, और उनको शुभेंदु अधिकारी असेंबली से निकाल के रास्ते में पटका देंगे। अब ऐसे अगर स्टेटमेंट्स आए इन अ पॉलिटिकल अरीना, इन अ स्टेट दैट इज गोइंग टू द इलेक्शंस, ये तो एक भयानक सिचुएशन है। और ये आज ही नहीं चलता आ रहा है कुछ हफ्तों से। और इस बीच हो गया है जादवपुर यूनिवर्सिटी का कांड, जहाँ पे एक मंत्री अपनी गाड़ी से जादवपुर यूनिवर्सिटी से निकलने के वक्त एक स्टूडेंट पे गाड़ी धक्का मारा स्टूडेंट को, और वो बेचारा अस्पताल में भर्ती। तो ये सब लेके पश्चिम बंगाल में बहुत ही राजनीतिक गर्मागर्मी इलेक्शन के 1 साल पहले। जी, आपने शुभेंदु अधिकारी का जिक्र किया मैम। तापसी मंडल बीजेपी की हल्दिया से एमएलए टीएमसी में गई हैं, शुभेंदु की क्लोज बताई जाती हैं ये। और इस तरह से कुल अगर हम देखें तो लगभग 12 एमएलएज हैं जो 2021 में बीजेपी के टिकट पर जीते थे, और उन्होंने साइड स्विच की है। कोई पैटर्न है या सब बहुत अलग अलग केसेस हैं? एक तो है कि जब 2021 का इलेक्शन
हुआ उसके बाद ही 77 उनका सीट टैली था, लेकिन उसके बाद ही एक ट्रिकल चलता रहा, निकलते गए लोग वापस तृणमूल में आने लगे। बहुत सारे नाम हैं, अभी मैं नहीं सबका नाम दोहरा रही हूँ, लेकिन ये जो तापसी मंडल का जो केस हुआ है ये अचानक हुआ है, आउट ऑफ द ब्लू, और लाइक प्रेडिक्टिवली इलेक्शन के ठीक पहले। हाँ, 1 साल बाकी है, पर तापसी मंडल अब निकल आई हैं। अब तृणमूल का नजर है कि और कौन निकलेंगे बीजेपी से, तृणमूल आ पहुंचेंगे इलेक्शन के आने तक। ऑलरेडी तृणमूल का कहना है 4-5 आ जाएंगे, आना चाहते हैं, ऑलरेडी हम नहीं ले रहे हैं। ये एक सिचुएशन सा है, और वहाँ पे तो बीजेपी बहुत ही इट्स अननर्व्ड, बोलते नहीं है वो, लेकिन इट इज अननर्विंग कि फिर से इलेक्शन आ रहा है। और इस बार 2021 में तृणमूल से बीजेपी बहुत सारे एमएलएज आए थे, अब लग रहा है उल्टी गंगा बहेगी। एक जैसे हम लोग महाराष्ट्र में देखते हैं कि पता नहीं होता है कि अजीत पवार सुबह किसके साथ होंगे और शाम को किसके साथ, वैसे ही एक आपके यहाँ भी नेता है अर्जुन सिंह, सांसद ही बीजेपी से जीते, फिर टीएमसी में चले गए, फिर बीजेपी। मतलब कितना कन्वीनियंट रहता है इन लोगों के लिए अपने पॉलिटिकल एल्गोरिथम को ऐसे चेंज करना। और इस बीच आई विल से दैट सुवेंदु अधिकारी ने एक बात आज कही जिससे शायद चर्चा होना चाहिए, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड टू द एंटी डिफेक्शन लॉज इन दिस कंट्री। आई एम नॉट श्योर। उनका एक चैलेंज है ममता बनर्जी के ओर, एंड वो है कि आप लोग कहते हैं कि पार्टी चेंज कर रहे हैं एमएलए, लेकिन असेंबली में खड़े होकर तो दिखाएं। तो अब देखना पड़ेगा असेंबली में तापसी मंडल विल शी स्टैंड अप as a Trinamool MLA या will she remain as a BJP MLA? ऐसा ही हालत है with people like all the others जो डिफेक्ट किए हैं back to Trinamool, जैसे मुकुल रॉय से शुरू करें तो इनका क्या exactly position है legally, ये थोड़ा देखना चाहिए। Perhaps even the speaker should have a look at the issue, मुझे तो लगता है। Because otherwise जब बाकी स्टेट्स में, जैसे इस सेशन के पहले we were discussing गुजरात, तो गुजरात में अर्जुन मोढवाडिया समेत जिन कांग्रेस एमएलएज ने रिजाइन किया, वहां पे बाई इलेक्शन हुए, लेकिन चाहे वो कृष्णनगर उत्तर से मुकुल रॉय हो, बिष्णुपुर से तन्मय घोष, बगदा से विश्वजीत दास, कालियागंज से सौमेन रॉय, रायगंज से कृष्ण कल्याणी, कहीं भी मुझे नहीं लगता बाई इलेक्शन हुआ है या कुछ रिजाइन हुआ। No, not at all. Or that is another interesting statement, interesting issue। अगर आप पूरा 2011 से देखें, अब मैंने तो हिसाब अब भी नहीं किया है, बट अगेन सुवेंदु अधिकारी का कहना है कि at least 60 MLAs have joined the Trinamool from other parties, वो लेफ्ट हो या CPI हो, CPM, बीजेपी, कांग्रेस, मैक्सिमम कांग्रेस के MLAs तृणमूल में उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, 60 of them in the last 14 years। तो इनका लीगल स्टेटस क्या है today would be an interesting study। I'll come back to you। अनुपम जी, बीजेपी विधानसभा में तो एक फ्रंट पे लड़ाई लड़ रही है, शुभेंदु भी लड़ रहे हैं, पर बीजेपी का अपना हाउस इन ऑर्डर है या वहां पर भी दिलीप घोष का खेमा अलग, शुभेंदु का अलग, और दिल्ली से बैकिंग पाए नेताओं का अलग, और जो लोकसभा चुनाव में एक बड़ी हार के बाद, क्योंकि पिछली बार के मुकाबले मेरे ख्याल से वो 12 सीटों पर सिमट गए इस बार। जी बिल्कुल। तो उनके अंदर किस तरह की खेमेबाजी और किस तरह की तैयारी दिख रही है हाउस ऑफ बीजेपी? देखिए, बीजेपी में यहाँ खेमेबाजी है और ये सबको पता है। एक सुकांतो मजूमदार का खेमा है जो फिलहाल मंत्री भी उनको बनाया गया है और कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं यहाँ पर पश्चिम बंगाल बीजेपी के। दूसरा खेमा निश्चित तौर पर शुभेंदु अधिकारी का है, लेकिन अभी स्टेट प्रेसिडेंट किसको बनाया जाएगा ये लेकर लड़ाई चल रही है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है, पिछले कुछ दिनों पहले सुकांतो मजूमदार का एक बयान सामने आ गया था। एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई थी, सांगठनिक मीटिंग थी बीजेपी की कोलकाता के हेडक्वार्टर, बीजेपी हेडक्वार्टर में, लेकिन शुभेंदु वहां नहीं पहुंचे। ऐसे में सुकांतो मजूमदार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मीटिंग के बाद, तो व्यंग्य में ही उन्होंने शुभेंदु अधिकारी पर हमला भी बोला था। तो ये जो भीतर ही भीतर बात हो रही थी, जो हम पत्रकारों को पता थी, वो अब सामने आनी शुरू हो गई है कि दो खेमा है और बड़ी एक तरह से लड़ाई चल रही है दोनों के भीतर में। एक मनमुटाव भीतर ही भीतर है, और साथ ही जो प्रेसिडेंट का चुनाव होना है, किसको प्रेसिडेंट चुना जाएगा ये दिल्ली तय करेगा। तो ऐसे में शुभेंदु अधिकारी भी चाह रहे हैं कि उनको बनाया जाए
सुकांतु मजूमदार चाह रहे हैं कि उनको एक टर्म और दिया जाए। ये अंदर की बात जो अभी हमारे पास सामने आ रही है वो हम बता रहे हैं। तो ये एक लेकर तनातनी तो जाहिर तौर पर है, खेमेबाजी है, और इसका नुकसान बीजेपी को हो रहा है, जो पहले भी हुआ है। एक तरीके से शुभेंदु अधिकारी को जब यहाँ लाया गया था तब उन्हें ममता के ऑपोजिट एक बहुत बड़ा चेहरा, एक इतना बड़ा ऑरा है उनका, ये सोचकर लाया गया था। लेकिन अभी जो तापसी मंडल की बात हो रही है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हल्दिया से विधायक थी और ये 2016 में जब सीपीएम के चुनाव चिन्ह पर वहां से जीती थी तो ममता बनर्जी की बयार चल रही थी, उस बयार में ये उस जगह से जीती थी और 2021 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। और ये जो पूर्व मिदनापुर है ये शुभेंदु का गढ़ माना जाता रहा है और पिछला जो चुनाव हुआ पूर्व मिदनापुर बचाने में सक्षम रहे थे शुभेंदु अधिकारी। हर सीट पर उन्हें बढ़त मिली थी, टीएमसी को यहाँ पर नुकसान हुआ था। लेकिन 2026 में चुनाव होना है, शुभेंदु के गढ़ से शुभेंदु के बेहद खास तापसी मंडल को उठा के ले आना, ये शुभेंदु के लिए अच्छा संकेत नहीं है। शुभेंदु इन रेटल्ड, ये तो अभी सब जाहिर तौर पर मालूम चल रहा है, क्योंकि कल एक कार्यक्रम होना था, 12 बजे शुभेंदु के असेंबली में आने की बात थी, वो आए नहीं, 3 बजे के बाद वहां पहुंचे। इस बीच ये सब पूरा कारनामा हो गया, तापसी मंडल उधर चली गई। तो ये चीज अभी भी काफी यहाँ पर चर्चा का विषय बनी हुई है कि शुभेंदु के गढ़ से पूर्व मिदनापुर से अगर चुनाव से पहले ममता बनर्जी एक विधायक को तोड़ रही हैं, और टीएमसी की ओर से ये क्लेम भी किया जा रहा है कि अभी भी 8 विधायक हमारे संपर्क में हैं, तो ये एक पुनरावृत्ति हो रही है। 2021 में आपको याद होगा बहुत लगातार बीजेपी में टीएमसी के लोग आने शुरू हुए, राजीव बनर्जी, मुकुल रॉय उससे पहले आए थे, शुभेंदु खुद उससे पहले आए थे, इसके अलावा कई लोग आए। तो ये एक पुनरावृत्ति, एक तरह से अब दबाव की राजनीति टीएमसी कर रही है 2026 के चुनाव से पहले, जो बीजेपी के लिए सही बात नहीं है। बीजेपी को अपना गढ़ बचाने की कोशिश बहुत जल्द करनी चाहिए, और जो आपसी खेमेबाजी है इस पे उतना न ध्यान देके ये जो विधायकों को तोड़ रही है टीएमसी, 77 विधायक जीत कर आए थे, लेकिन अब 12 विधायक कम हो चुके हैं। तो ऐसे में बीजेपी को अब इस पे फोकस करना होगा, वरना इनकी जो सीट है वो बड़ी मुश्किल से पूरा जो पिछला इतिहास है वो दोहरा पाएंगे अगर इन सब के बीच में लगे रहे। और बीजेपी को भी यहाँ पर चुनाव सामने है, 2026 देखते देखते आ जाएगा। ऐसे में जो अध्यक्ष है वो भी अभी पूरा तय नहीं हो पाया है, तो उसको भी यहाँ पर ध्यान देना होगा। और बीजेपी जो आपसी गुटबाजी है ये इसको नुकसान पहुंचा रही है, ये तो जाहिर बात है। जी, एक और बयान है जिस पर मैं आपकी रिएक्शन चाहूंगा, एंड देन विल मूव टू मुंडिबा मैम। उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली कहा कि हम किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे। दिल्ली का एग्जाम्पल दिया और हरियाणा का एग्जाम्पल दिया। क्या अभी भी कुछ एक पॉकेट्स में 3 कॉर्नर फाइट की गुंजाइश रहती है, या बाइनरी बिल्कुल सेट है बंगाल की, टीएमसी वर्सेस बीजेपी, लेफ्ट नामलेवा बचा है, या सिर्फ कैंपस के ही पॉकेट्स में जब तक उनके थोड़े बहुत रंग दिखते हैं? व्हाट अबाउट कांग्रेस पोस्ट अधीर रंजन चौधरी? देखिए, मोटा मोटी अगर हम कहें तो जो लड़ाई है पिछले 6-7 सालों में वो दो तरफा लड़ाई होकर रह गई है यहाँ पश्चिम बंगाल में। अगर हम सीट के तौर पर भी ले, वोट बैंक के तौर पर भी ले, तो पिछले 2-3 चुनाव में टीएमसी का जो वोट बैंक है वो 45, 46, 47% तक आ चुका है। बीजेपी का जो वोट बैंक है वो भी 39-40 के आसपास है। और ऐसे में कांग्रेस और लेफ्ट का अगर हम वोट बैंक लें तो वो काफी कम हो चुका है। पहले 8% हुआ, फिर 5% हुआ, कांग्रेस का भी ऐसे ही काफी कम हो चुका है। अगर सीट की हम बात करें, विधानसभा में पिछली बार एक भी सीट लेफ्ट और कांग्रेस को नहीं मिली, जबकि आईएसएफ को एक सीट मिल गई। तो ऐसे में ये जो आप जो कह रहे हैं कि कॉलेज और विश्वविद्यालय में कुछ पॉकेट्स हैं जहां पर जो छात्र राजनीति है वहां पर जरूर लेफ्ट का दबदबा है, अभी भी है। जादवपुर विश्वविद्यालय आप देख सकते हैं, प्रेसिडेंसी में भी थोड़ा आप देख सकते हैं, लेकिन आम जनता के बीच में लेफ्ट का जो दबदबा पश्चिम बंगाल में हुआ करता था, जो पिछले
8-9 सालों से धीरे धीरे क्रमशः कम होता रहा है। और अब आज की तारीख में अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल में बहुत कम, बहुत ही रेयर, सिलीगुड़ी कुछ साल पहले तक तब भी लेफ्ट का कुछ वहां पर हुआ करता था, लेकिन वहां भी अब धीरे धीरे लेफ्ट का दबदबा खत्म हो चुका है। तो अब मोटे तौर पर अगर हम देखें तो लड़ाई टीएमसी और बीजेपी के बीच में है। ऐसे में बीजेपी मुझे नहीं लगता कि किसी और के साथ यहाँ पर चुनाव में जाएगी। कांग्रेस और लेफ्ट के साथ अगर वो जाती भी है तो यहाँ पर आइडियोलॉजिकल जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है, ये संभव नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई संभावना 2026 में हमें देखने को मिलेगी जहां पर टीएमसी के खिलाफ बीजेपी किसी और पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ती। और अगर इलेक्टोरल इश्यूज की बात करें तो किस तरह का टेम्पलेट नजर आ रहा है? कौन सी बड़ी पोल प्रॉमिसेस हैं जिनको फुलफिल करने के नाम पे आपको लगता है कि ममता बनर्जी अगला जनादेश मांगेंगी? अभी अगर हम हाल के जो डेवलपमेंट्स हैं उनके मुताबिक देखें और ममता बनर्जी का अगर हम बयान या उनके स्टेटमेंट और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो एक बात तो साफ है कि जो वोटर लिस्ट है उसको लेकर टीएमसी बहुत खास तरीका अपना रही है। अभी आपको याद होगा 2 दिन पहले चुनाव आयोग में भी टीएमसी की टीम वहां पहुंची थी। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात ममता बनर्जी कह रही हैं। उन्होंने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि दिल्ली और महाराष्ट्र का जो चुनाव है उसमें चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत हुई, वरना ये चुनाव न महाराष्ट्र में बीजेपी को मिलता न दिल्ली में बीजेपी को मिलता। दूसरी पार्टियां, विपक्ष इस खेल को समझ ही नहीं पाया, जबकि वो समझ चुकी हैं। और उन्होंने कई उदाहरण भी दिए हैं जहां पर वो कह रही है कि एपिक जो उसमें लिस्ट में नाम होता है वो आउटसाइडर्स का नाम है। हरियाणा के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, गुजरात के लोग हैं जिनको यहाँ पर वोटर जो कार्ड है उसमें घुसा दिया गया है ताकि वो दूसरी पार्टी बीजेपी के लिए वोट कर सके। तो इस पूरे मुद्दे पर अभी टीएमसी ज्यादा आगे बढ़ रही है। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो हिंदुत्व का मुद्दा ही उनका प्रमुख मुद्दा है और वो भी और ज्यादा। पिछली बार अगर हम देखें तो नंदीग्राम का जो चुनाव था वो हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर हुआ था। इसके अलावा अगर हम पश्चिम बंगाल के और चुनाव देखें तो बंगाल की संस्कृति, विरासत, इन सब पे काफी चुनाव लड़ा गया था। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है बीजेपी फुल प्रेम में पूरी तरह से फुल फ्लेजेड एक हिंदुत्व के ही मुद्दे पर चुनाव की ओर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी का स्टैंस भी थोड़ा सा चेंज हुआ है। अगर हम पिछले 2 महीने के दौरान ममता बनर्जी के बयानों को सुने तो नंदीग्राम के दौरान उन्होंने कहा था कि मैं ब्राह्मण हूं। इससे पहले उन्होंने कभी कहा ही नहीं था और ये उठाया ही नहीं था मुद्दा ब्राह्मण या हिंदू होने का। लेकिन नंदीग्राम के दौरान कहा, उसके बाद 4 साल बाद फिर उन्होंने इस बात को उठाया है। तो इससे एक बात साफ है कि ममता बनर्जी भी अब धीरे धीरे हिंदुत्व के मुद्दे पर राजनीति करेंगी। उनको मालूम है कि अगर पोलराइज होगा, ध्रुवीकरण होगा तो बीजेपी को भी मालूम है उनको फायदा होगा, ममता बनर्जी को भी मालूम है कि उनको भी फायदा होगा। जो मुस्लिम वोट बैंक है उनका कहीं जाने वाला नहीं है। तो ऐसे में ये जो लड़ाई मुझे देखने को मिल रही है ये फिलहाल तो एक लाइन सेट होके रखी है जहां पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और उसके अलावा जो हिंदुत्व का मुद्दा है उस पर लड़ी जाएगी। मोनिपा मैम, आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ हिंदुत्व का पोल प्लैंक इफेक्टिव होगा या नहीं? क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी और गवर्नेंस कि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिले, स्टेट गवर्नमेंट डिलीवर करे अलग अलग प्रॉमिसेस पर और उसके बिना पे उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। राशन घोटाले को लेके क्या वो मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं? मैंने भर्तियों का जिक्र किया जिसको लेके हमने खुद अलग अलग चुनाव में बहुत सारे नौजवानों से बात की, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, और फिर एजुकेशन मिनिस्टर वृत्ति बसु की हाई हैंडेडनेस को लेकर भी बात हो रही है। सिर्फ हिंदुत्व या ममता बनर्जी की अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि सरकार वो चला रही है 15 साल से। पोलराइजेशन इज अ ह्यूज इशू, कम्युनल इश्यूज विल बी ह्यूज, और जो बाकी जो मुद्दे हैं ऑफ गवर्नेंस एटसेट्रा, व्हाट इज डोमिनेटिंग द पिक्चर इज दैट ममता बनर्जी हैज लॉन्च्ड सो मेनी वेलफेयर मेजर्स कि जो भी गवर्नेंस में फेलियर्स हों, ये द डेल्यूज ऑफ वेलफेयर मेजर्स उसको ओवरलुक कर जाती हैं। जैसे कि पिछली बार इन 2024 ये जो लोकखीर भांडार का जो मुद्दा था, दैट बिकेम अ ह्यूज सक्सेस। आई मीन महिलाओं ने शायद 80% महिला पश्चिम बंगाल के उन्होंने ममता बनर्जी को वोट दिया। सो श्योर देयर आर मेनी गवर्नेंस लैप्सेस, जैसे आप कह रहे हैं, इन एजुकेशन एंड राशन स्कैम एंड सैंड स्कैम एंड सो ऑन। ये तो बहुत सारे पश्चिम बंगाल में शायद 2013 से ही चल रहे हैं जब वो चिट फंड का मुद्दा आया था। लेकिन because of the welfare measures that are simultaneously being
taken because of organizational strength of the TMC. जो भी उनका governance issues है, they will be overlooked at the time of pressing the button. I think those are going to outweigh all the problems. So जैसे हमने 24 में देखा, 21 में देखा, जहां बीजेपी ने बहुत जबरदस्त एक कॉन्टेस्ट दिया था तृणमूल को, तभी भी वही हालत हुए. वॉट एवर द गवर्नेंस इश्यूज, जैसे चिट फंड है, नारदा स्कैम, और उसके बाद इन द लास्ट फ्यू इयर्स ऑल्सो मेनी स्कैम्स हैव बीन रिपोर्टेड. उनका कोई असर नहीं है. ममता बनर्जीज गवर्नेंस इज नॉट in question, at least अब तक तो ऐसा कोई सिग्नल नहीं है. What is working in her favor is her complete and overwhelming welfare programs, जो बहुत सारे लोगों को उनके benefit मिल रहा है. My last question, ma'am. Once upon a time it used to be left citadel, right? When we were growing up, तो हमें लगता था कि साहब तो बहुत गिवन सा है कि ज्योति बसु हैं, पर चीजें बदली, फिर बुद्धदेव बाबू आए. केरल में लगता था कि हर 5 साल में रोटी बदलेगी. पिनरई विजयन ने वो पैटर्न तोड़ दिया एंड दे आर गियरिंग अप फॉर थर्ड टर्म. आई मीन दे आर एस्पायरिंग. और यहाँ पे ऐसा लगता है कि एक हाउस ऑफ कार्ड्स है जो बिखर गया तो वो हमेशा के लिए बिखर गया, चाहे वो त्रिपुरा की बात हो या फिर बंगाल की बात हो. कोई रिवाइवल को लेके कोशिश, कोई नैरेटिव कुछ है या इट्स ऑल गॉन? I think at the moment कुछ शुरू होने के लिए बहुत आगे चलना पड़ेगा वामपंथियों को. It's a long way ahead for them. अभी भी organizationally they are nowhere near even winning one seat. आप सोचिए, एक भी सीट नहीं है in assembly और in parliament. छोटे मोटे पंचायत में शायद presence होगा. So no, they have a long fight ahead. और इस बीच if I may just say one thing जो मुझे खबरों में आज बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और वो है कि 2026 को what we are likely to see instead is, जो अनुपम कह रहे हैं, बहुत पोलराइजेशन. और साथ साथ जो बीजेपी के जो शुभेंदु अधिकारी है, उन्होंने एक आज अनाउंसमेंट किया है अब कि वो भवानीपुर केंद्र में वहाँ पे ममता बनर्जी के साथ या विरुद्ध लड़ेंगे 2026 के इलेक्शन में. जैसे 2021 में नंदीग्राम की लड़ाई दैट सॉर्ट ऑफ डोमिनेटेड एवरीथिंग ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच, इस बार लग रहा है कोलकाता के अंदर भवानीपुर में ये लड़ाई लड़ा जाएगा. It will be a spectacle that we shall all watch. थैंक यू मोनिदीपा जी, थैंक यू अनुपम जी. बंगाल पर हमारी नजर बनी रहेगी.